सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड एसएससी के द्वारा पूछा गया एलडीसी एग्ज़ाम 2015 उसमें हम लोग देख रहे थे। हम लोगों ने जीके के क्वेश्चन, उसके अलावा मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग जो हिंदी के प्रश्न बाकी रह गए थे, लगभग 30 प्रश्न हैं हिंदी के, तो आज हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और एसएससी के द्वारा, झारखंड एसएससी के द्वारा किस तरह के आगे प्रश्न पूछने की संभावना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले जो पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो पहला क्वेश्चन है 91, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 60 से लेकर 90 तक जो क्वेश्चन था वो मैथ्स के क्वेश्चन थे, और फिर 1 से लेकर 60 तक उसमें जीके के क्वेश्चन थे और साइंस के क्वेश्चन थे। 91 से 120 तक अब यहाँ पे हिंदी के प्रश्न हैं। सोमवार, यह संज्ञा के किस प्रकार के लिए उदाहरण है? ये सोमवार जो है किस प्रकार का संज्ञा है? तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है संस्कृत, मराठी, कन्नड़, गुजराती आदि भाषाओं में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत हो या फिर मराठी या कन्नड़ या गुजराती, सभी में लिंग के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पुल्लिंग होता है, एक पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, और तो तीसरा होता है वो क्या होता है? नपुंसक लिंग। तो ये 3 ही ये लिंग होते हैं इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य हम लोगों ने, अगर आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। गले का हार होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गले का हार होना मतलब बहुत प्यारा होना। कमर कसना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमर कसने का अर्थ क्या होता है? कि तैयार होना किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि आप लोग अभी कमर कस लें क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। उसके बाद इसमें वाद शब्द का उपसर्ग कौन सा है? तो ये जो वाद है, ये उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के शुरुआत में लगता है, और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगता हो। तो यहाँ पे वाद है, तो वाद जो है किसका, इसके लिए जो उपयुक्त उपसर्ग है वो कौन सा होगा? अपवाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य का क्रिया क्या है? तो यहाँ पे खाना जो है क्रिया है, तो खाई क्या हो जाएगा? क्रिया। अमृत शब्द का पर्यायवाची है। अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, उसके बाद होता है सोम, और उसके अलावा फिर पीयूष, और क्या होता है? अमी। ठीक है, तो यहाँ पे पीयूष है, तो पीयूष इसका सही आंसर हो जाएगा। घोड़ा शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो घोड़ा का क्या हो जाएगा? बहुवचन घोड़े। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अलंकार क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। उसके बाद यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति को कौन सा अलंकार कहते हैं? जो वर्णों की आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। और जो यमक अलंकार होता है उसमें क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्णों की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। समास का सरल अर्थ बताइए। समास क्या होता है? ये होता है कम से कम 2 पदों का मेल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कम से कम 2 पदों का मेल। जादूगर शब्द का स्त्रीलिंग बदलिए। जादूगर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? जादूगरनी। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम है, तो पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या होता है? समानार्थी शब्द, जो एक ही अर्थ बताता है,
गुणवाचक सर्वनाम के उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो गुणवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है इसमें? गरीबी। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनुच्छेद के प्रश्न यहाँ पे हैं। अनुच्छेद के प्रश्न हैं कितना, यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 120 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। तो हम लोग अनुच्छेद को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है, वह भाषा जिसमें, इससे पहले एक चीज़ बता दूं, जैसे आप जब भी अनुच्छेद को सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जो बातें अनुच्छेद में कही गई है उसी से आंसर आपको निकलना चाहिए। आप अपने मन से आंसर नहीं दे सकते। जो बात पूछा जा रहा है वो पैसेज में होना चाहिए या फिर उसका जो भी भाव है उस पैसेज में होना चाहिए। अपने मन से कुछ नहीं देंगे, ठीक है। तो राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। यानी कि राजभाषा का मतलब क्या होता है? जो राजा और राज्य की भाषा होती है। और राष्ट्रभाषा क्या है? जो सामान्य जन प्रयोग करते हैं या व्यवहार में लाते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। यहाँ डिफरेंस बता रहा है कि राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है और राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। और जो राष्ट्र की भाषा होती है वो पूरे देश की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी हो जाती है। तो राष्ट्रभाषा के साथ क्या होता है? लोगों का भावात्मक जुड़ाव होता है और उसके साथ जो है सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं। वहीं राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता। लेकिन ऐसा सम्मान राजभाषा के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में विराजित है। यानी कि राजभाषा कौन सी है? हिंदी है राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। यहाँ पे देखिए, यानी हिंदी को कब मान्यता मिला? 14 सितंबर 1949 को। संविधान के धारा 120 क्या कहता है? संसद का कार्य हिंदी में या फिर अंग्रेजी में किया जाता है। यानी कि 120 के तहत जो है संसद का कार्य जो होगा या तो हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। उसके बाद फिर आगे है धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। यानी जो धारा 110, 120 है वो संसद की कार्यवाही के बारे में बताता है कि कौन सी भाषा प्रयोग होगी, और 210 है वो क्या बताता है? राज्य विधानमंडलों के बारे में बताता है कि वहाँ पे कौन सी भाषा का उपयोग होगा, या तो हिंदी होगा या फिर राज्य की जो अपनी भाषा है वो होगा या फिर अंग्रेजी होगा। उसके बाद धारा 343, इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यानी संघ की भाषा क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। इस भाषा का प्रसार तथा प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा है। किसका योगदान? महात्मा गांधी का रहा है। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया है। तो राष्ट्रपति को किस धारा में कहा गया कि हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करना है? तो 344 में कहा गया। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो राष्ट्रभाषा के बारे में पूछा है। क्षेत्र सीमित होता है, सामान्य जन की भाषा है, सही बात है, सामान्य जन की भाषा है। सारे देश की संपर्क भाषा है, ये भी सही है। और जनता की भावनात्मक और सांस्कृतिक भाषा है, ये भी सही है। इसमें जो क्षेत्र सीमित है ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर पूछा कि कौन सा व्यवहार में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। एक बार आप इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। एक बार अगर यहाँ पे पैसेज आपको पूरा एक साथ नहीं दिख रहा तो आप वहाँ से PDF को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, और काफ़ी इजी पैसेज हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस साल मान्यता प्राप्त हुई? तो 14 सितंबर 1949 को हुआ था, और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखें कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस अनुच्छेद का निम्न में से उचित शीर्षक चुनिए। तो इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? राजभाषा और राष्ट्रभाषा, यही दोनों के बारे में कहा गया है। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा को ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है? तो यहाँ पे हिंदी भाषा को ही ज़्यादा जोर देने की बात की गई है। यहाँ पे भारतीय किस भाषा को विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? तो भारतीय किस भाषा को विश्व भाषा बनने की संभावना है? तो हिंदी की संभावना ज़्यादा है। धारा 344 किसे हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा शासकीय कार्य के लिए करने की बात कही गई है? तो किसके लिए कहा गया है? राष्ट्रपति को कहा गया है कि आप जो है शासकीय कार्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करें, धारा 344 के तहत। उसके बाद है आज़ादी के बाद देश में राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा स्थित है? तो यहाँ देखिए राजभाषा है, तो राजभाषा के रूप में क्या है विद्यमान है? हिंदी। उसके बाद है भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो जब अभी मैंने बताया कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार में किसका योगदान रहा है? तो महात्मा गांधी जी का योगदान रहा है इसके प्रचार और प्रसार में। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी का उल्लेख किसमें है? तो इसका उल्लेख किसमें है? संविधान के धारा 343 में इसका उल्लेख है कि राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। राजभाषा का अर्थ क्या है? राजभाषा का अर्थ क्या होता है? राजा या राज्य की भाषा। ये देखिए ये सब पैसेज में लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं से अपने से कुछ नहीं बताना है। यहाँ देखिए पहला ही जो लाइन लिखा हुआ है, राजभाषा का अर्थ है राजा या राज्य की भाषा, ठीक है। तो सारा आपको पैसेज में ही मिलेगा आंसर इसका, आपको पैसेज से ही आपको आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत संसद का कार्यकलाप हिंदी या अंग्रेजी में करने का उल्लेख है? तो ये कौन सा धारा है? 120 कहता है संसद के बारे में जो उसका कार्यवाही है, और 210 किसके बारे में? विधानमंडल के बारे में। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? देवनागरी। उसके बाद है इनमें से कौन सी धारा हिंदी भाषा के लिए अवनीत नहीं है? तो इसमें से कौन सी? 120 है, 120 किसके लिए? संसद में। 210 है विधानमंडल में, और 343 है कि इसकी जो लिपि और जो देवनागरी होगी और हिंदी राजभाषा। ये 100 के बारे में नहीं कहा गया है कुछ, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। राज्य विधानमंडलों के कार्यकलाप संबंधी भाषा का उल्लेख संविधान की किस धारा करती है? तो ये क्या हो जाएगा? 210। और यहाँ पे इसमें टोटल 120 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा जो हिंदी का प्रश्न था ये समाप्त हो जाता है। और इस तरह से एलडीसी में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे हम लोगों ने पूरे 120 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। और इससे पहले की जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।